बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क को दहशत गर्दी का सामना है और सवाल ये पैदा होता है कि इस दहशत गर्दी का हल क्या है। खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए या बलूचिस्तान की बात की जाए, दोनों जगहों पे इस वक्त हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज है लॉ एंड ऑर्डर को मेनटेन करना। क्या आने वाले दिनों में हुकूमत इस दहशत गर्दी की लहर पर काबू पा लेगी? दूसरी तरफ बलूचिस्तान के सियासी रहनुमा भी इस वक्त हुकूमत के खिलाफ दिखाई देते हैं। क्या इन सियासी रहनुमाओं के साथ बातचीत के जरिए ही बलूचिस्तान के मसले को हल किया जा सकता है, या वो लोग जो इस वक्त सियासत के खिलाफ बंदूक उठाए हुए हैं, पहाड़ों पर चढ़ बैठे हैं और रियासत को चैलेंज कर रहे हैं, उनके साथ सिवाय ऑपरेशन के कोई और चारा नहीं है? इस पर भी बात करेंगे और साथ ही साथ जायज़ा लेंगे इस रीजनल सूरत हाल की, क्योंकि इस खित्ते के अंदर जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है उसकी वजह से भी पाकिस्तान को बहुत से चैलेंजेस का सामना है। इसी तमाम मौज़ूआत पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुल्क के सीनियर सियासतदान और साबिक निगरान वज़ीर आज़म जनाब सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब। अनवारुल काकड़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। काकड़ साहब, आपकी इस रीजन की पॉलिटिक्स के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से एक गहरी जो है ग्रिप भी है, आप इस पर बात भी करते हैं। अगर इस वक्त देखा जाए जो दहशत गर्दी की नई लहर है, पाकिस्तान को एक बड़ा चैलेंज है, इससे निपटने के लिए क्या इकदाम किए जाने चाहिए? तो इस वक्त इजलास भी होते हैं, ये तय भी कर लिया जाता है कि ऑपरेशन होगा, टारगेटेड ऑपरेशन होगा, फिर उसके साथ साथ हमें नज़र आता है कहीं ना कहीं उसकी मुखालफत भी शुरू हो जाती है। क्या दहशत गर्दी से निपटने के लिए हम यकसू नहीं हो पाए? बहुत शुक्रिया नुसरुल्लाह मलिक साहब। देखिए, यकसू बदकिस्मती तो हम अब तक हो नहीं पा रहे हैं, ये एक पहलू है इसका, और यकसू होना पड़ेगा, ये उसका वाहिद हल है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि ये किसी एक जमात, किसी एक इदारे या किसी एक ग्रोह या ग्रुप उनकी एग्जिस्टेंस का, उनकी वजूद का मसला नहीं है। ये मिनल हैसल कौम हम सब का एक नेशनल इशू है और ये हमारी एग्जिस्टेंस का मसला है। ख़ुसूसी तौर पे बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा दोनों सूबों के अंदर जिस तरह ये लहर की जिसकी तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे अटैक्स हो रहे हैं, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, उनको भी मारा जा रहा है जो दुश्मन है, चाहे वो खारजियों के सूरत में है, चाहे वो अलहदगी पसंद अस्करियत पसंद जो BLA या उनसे मुंसलिक लोग हैं, उनके मारा जाना है। लेकिन ज़ाहिर है, आपको पता है कि जंग और इसकी नेचर ऐसी है कि ये एक फ़ुटबॉल के मैदान में अगर आप किसी एक गोल पोस्ट में ना कोई तवातुर के साथ हमले हो रहे हैं, 99 गोल भी अगर गोलकीपर बचा ले तो एक भी अगर निकल जाए तो मैच आप हार सकते हैं, गोल हो जाता है। ये इस जंग का तासुर परसेप्शन के उसमें डोमेन में इसी तरह होता है कि आप 8, 10, 20 जितने हमले हैं उनको नाकाम अगर बना ले, लेकिन अगर एक भी कामयाब हो जाए उनकी तरफ से तो बज़ाहिर ऐसे ही लगता है कि जैसे आप कंट्रोल लूज़ कर रहे हैं। देखें, ये बदकिस्मती से अब एक वक्त का तयन इसमें नहीं किया जा सकता, लेकिन एक तसलसल के साथ आपको इसको कन्फ्रंट करना पड़ेगा, इसको इसके सामने खड़ा होना पड़ेगा, और ये जो साइकिल वायलेंस का है इसको वापस मैनेजेबल लेवल तक या एलिमिनेट करने का टारगेट जो है ना वो रखना पड़ेगा। और अल्लाह के फजल से मैं ये नहीं समझता हूँ कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस में, डिफेंस फोर्सेस में ये कैपेबिलिटी नहीं है, ये बदरजा आतम ये सलाहियत और अहलियत मौजूद है। सिर्फ हमने सोशल स्पेस में, पॉलिटिकल स्पेस में उनको बैक करना है, और ये लड़ाई आपने, मैंने, जज ने, जर्नैल ने, सहाफ़ी ने, बिजनेसमैन ने, ये होल ऑफ द नेशन अप्रोच के तहत लड़नी है। और जब होल ऑफ द नेशन अप्रोच के तहत आप जंग लड़ना शुरू कर देते हैं तो कामयाबी यकीनन आपकी ही होती है। लेकिन काकड़ साहब, अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान की जो सियासी लीडरशिप है, जो इलाकाई जमातें भी हैं, वो भी इस वक्त जो रियासत के साथ खड़ी हुई दिखाई नहीं देती हैं, उनकी तरफ से भी इल्ज़ामात का सिलसिला है। इन हालात में दहशत गर्दों से निपटना कितना आसान होता है? देखिए, ये एक चैलेंज है, इसमें कोई शक नहीं है। आज जिस तरह एक BNP मैंगल का वो चल रहा था, लॉन्ग मार्च थे या मार्च वो कर रहे थे या करना चाह रहे थे, और जिस तरह वहाँ पर एक ख़ुदकुश हमलावर के अल्लाह ने बड़ा करम किया कि वो ख़ुद तो मुर्दार हुआ है लेकिन दूसरों को नुकसान नहीं पहुँचा। ख़ुसूस तौर पे वहाँ पे एक सियासी क़यादत मौजूद थी BNP मैंगल की। मैं इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए ये इत्मीनान का इजहार करूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह वो महफूज है।
जब ऐसी सिचुएशन हो, इसमें सियासी कायदीन को, सियासी जमातों को बहुत मैच्योरिटी का मुजाहरा करना पड़ता है और करना चाहिए। देखिए, आपके सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, डाइसेंक्टिंग नोट्स हो सकती है, वो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स का हिस्सा हैं, थे, आगे भी रहेंगे, या बाकी जितनी जमातें हैं, उनको ये रियलाइज़ करना होगा कि इस वक्त एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिक्योरिटी का चैलेंज हमें आया हुआ है। अगर आप इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चैलेंज को रियलाइज़ नहीं करेंगे और आप इसको इसी तरह देखेंगे जैसे आप लिबर्टी मार्केट में प्ले कार्ड्स उठाकर एहतजाज कर रहे हैं, तो गालिबन आप ख़ुद को भी धोखा दे रहे हैं और दूसरों को भी दे रहे हैं। ये हुकूमत के ताउन के साथ ज़रूर सियासी अमल भी, अगर जितना चैलेंज क्यों बड़ा ना हो, वो साथ साथ चलता रहेगा और चलता रहना चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको सर्टेन कंडीशंस को फॉलो करना होता है, सर्टेन SOPs को फॉलो करना होता है, हुकूमत के साथ मुआवनत के साथ चलना होता है। आज की अपोजिशन कल की हुकूमत हो सकती है, आज की हुकूमत कल की अपोजिशन हो सकती है। इस बुनियादी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को अंडरस्टैंड करते हुए आपको जो है ना चीज़ों को आगे बढ़ाना होता है। आपने कोई रियासत के ख़िलाफ़ बगावत अलम तो नहीं बुलंद कर लिया कि आप चाहते हैं कि इस कैओस फैल जाए, डिसरप्शन हो जाए, अनार्की की तरफ हम चले जाएं, और ये इक़दामात जो बज़ाहिर बड़े इनोसेंट से दिखाई देते हैं, इनोक्यूस दिखाई देते हैं, ये इक़दामात उसी कैओस की जानिब, उसी डिसरप्शन की जानिब आहिस्ता आहिस्ता आपको लेके चलते हैं। तो मेरे ख़्याल में बाय एंड लार्ज सियासी जमातों को, सियासी कायदीन को इस बात का इदराक होना चाहिए और इसको मद्देनज़र रखकर जो भी एहतजाज के प्रोग्राम है या बाकी मामलात हैं जो सियासी अमल से जुड़े हुए हैं, वो मुशावरत से लेके चलें तो ज़्यादा बेहतर होगा। काकर साहब, एक राय है कि बलूचिस्तान में एहसास महरूमी है, इसलिए वहाँ पे जो अलहदगी पसंद है उनको तक़वीयत मिली है। दूसरी तरफ राय ये पाई जाती है एहसास महरूमी का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि अगर गरीब जो है वो मजदूर मारा जाता है, उससे क्या बदला लेना है किसी ने एहसास महरूमी के नाम पर। क्या आप समझते हैं कि ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं, एहसास महरूमी भी है और कोई ना कोई ऐसी क़ुव्वतें हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बरसर पैकार हैं? देखिए, अगर एहसास महरूमी को एक फैक्टर के तौर पे ले लें हम, और हम ये कहें कि एहसास महरूमी जहाँ होता है और लोग रद्द अमल में तशद्दुद पर आमादा हो जाते हैं और कत्ल व गारतगिरी करते हैं, तो फिर इस उसूल के तहत, अगर इस उसूल को तस्लीम कर लिया जाए, फिर इसके तहत साउथ पंजाब के लोगों को चाहिए था कि वो सेंट्रल पंजाब में, पोटवार में, यहाँ पे लोगों को निशाना बना रहे होते, कत्ल गारतगरी कर रहे होते। इंटीरियर सिंध में जो है ना लोग वो कराची डिफेंस में कर रहे होते, लाहौर डिफेंस में कर रहे होते, गिलगित बल्तिस्तान से लोग उठ के ये कर रहे होते, या यहाँ से आपके जो साउथ के अजला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो कर रहे होते। तो इस महरूमी को एक्सक्लूसिवली सिर्फ बलूचिस्तान में कैसे अप्लाई किया जाता है, या मैं उन दानिश्वरों पे मुझे काफ़ी हैरत होती है जब वो इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं। महरूमी पाकिस्तान के जितनी भी पेरिफेरी है वहाँ पर एक अनपैरेलल डेवलपमेंट है, जो डेवलप अभी इस वक्त आप F6 में बैठे हों और सैयदपुर विलेज में, दोनों की जो डेवलपमेंट है या दोनों में जो हैव्स या हैव नॉट्स या महरूम होने का जो एहसास है वो कदर इम्बैलेंस है, ये एक वाज़ेह हकीकत है। तो सैयदपुर के लोग जो है ना वो F6 पे यलगार कर देंगे, ये बड़ी सतही सी गुफ्तगू है। हिंदुस्तान की करोड़ों के लगभग आबादी जो है वो पावर्टी लाइन से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है, तो वो दिल्ली में, मुंबई में जो कि शाइनिंग इंडिया के सिंबल्स हैं, वहाँ लोगों की कत्ल-ओ-गारतगिरी क्यों नहीं कर रहे? ये टेररिज्म जो हमारे यहाँ जिसको हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो लोग बार बार इसका जिक्र करते हैं कि मैं और आप कौन होते हैं उनकी वजाहत या वकालत करने वाले। पहले देखते हैं कि वो ख़ुद उनकी स्टेटेड पोजीशन क्या है, वो क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जी हमारी अलहदा शनाख्त है, ये सरज़मीन जिसके कोई तारीख़ी शवाहिद नहीं है, हम हज़ारों साल से यहाँ पर आबाद हैं और इन हज़ारों साल की बुनियाद पर हम अपनी जोग्राफिया, अपनी रियासत तश्कील देना चाहते हैं और उसके लिए हम मुसल्लह जद्दोजहद पे यकीन रखते हैं और इस मुसल्लह जद्दोजहद में हिंदुस्तान हमारी हमायत करे या शैतान हमारी हमायत करे, हमें दोनों कबूल है। ये उनका बयानिया है,
ये उनकी स्टेटेड पोजीशन है और इसको वो इसका मजहर वो वक्तन फ़वक्तन दिखाते हैं। जाफ़र एक्सप्रेस में, मूसा खेल में बसों से शनाख्त की बुनियाद पे लोगों को उतार के कत्ल व गारतगरी करना, तुरबत में मज़दूरों को मारना, हजाम की दुकान पे हमलावर हो जाना, सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला करना, सिंध से आए हुए मज़दूरों को मारना, खैबर पख्तूनख्वा से आए हुए मज़दूरों को मारना, ये सिर्फ पंजाबी या पंजाब को टारगेट नहीं करते। मेरा ये ख्याल है कि ये पाकिस्तान की रियासत से वो बलोच जो पाकिस्तान की रियासत के साथ खड़े हैं उनको टारगेट करना, उनको मुखबिर के नाम पर जान से मार देना, ये तमाम कार्रवाई जो है इसमें महरूमी का फैक्टर जो है मेरे ख्याल में अगर वो कहीं है तो वो बहुत नीचे जाकर हो सकता है कि सोल्जर्स की इनकी जो रिक्रूटमेंट है उसमें थोड़ी सी हेल्प करती हो, वजह नहीं है उसकी। बिल्कुल ठीक है काकड़ साहब, हमने चंद साल पहले देखा कि ये दावा भी किया गया कि बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया गया बलूचिस्तान के अंदर भी उन बंदूक बरदारों को, खैबर पख्तूनख्वा से दहशतगर्दी का जड़ से खात्मा कर दिया गया है। लेकिन पिछले 2 साल से ये लहर बड़ी तेज़ी के साथ फिर उभरी है। इसकी आप बुनियादी वजह क्या समझते हैं? क्या वहाँ ऑपरेशन मुकम्मल नहीं हुआ था? पहले दावा कर दिया गया जी कि तमाम हालात जो हैं वहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल हो चुके हैं, या उसके बाद कहीं पॉलिसी में कोई ऐसी शिफ्ट आई कि जिसके नतीजे में दोबारा से उनको फिर से जो है पनपने का मौका मिला हो? देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान दोनों के उसमें मेरे ख्याल में थोड़ा सा ज़ाहिर है उसकी डायनामिक्स डिफरेंट हैं। जो टीटीपी या खारजियों के हवाले से है वो बदकिस्मती से मैं समझता हूँ कि ज़रब अज़्ब के बाद हमने 98% उस इंसर्जेंसी को एलिमिनेट कर दिया था। जो उसके रेमिनेंट्स थे, जो बाकी मानदा कायदे थे, वो भाग के अफ़गानिस्तान चले गए थे और अफ़गानिस्तान में वो पनाह लिए बैठे थे। जब नेटो के विड्रॉल हो गई, आप उस पीरियड को ऑब्ज़र्व करें तो काफ़ी लल और कंट्रोल था। अच्छा, उस लल और कंट्रोल को जो कोता निगाही से मेरे ख्याल में देखा गया, लोगों को ये नज़र नहीं आ रहा था और बहुत ही गलत टाइमिंग के साथ ओपन किया गया डायलॉग और उन लोगों को वापस लाने की जो प्रोसेस था वो इनिशिएट किया गया। उस वक्त भी मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे सर्कल से इस पे क्रिटिसिज्म किया कि हमें ये नहीं करना चाहिए, लेकिन बहरहाल बदशुमी किस्मत ये हुआ। अब वो 10, 15, 20 हज़ार जितने लोग थे वो वापस लौट के आए, असला उनके साथ है। नेटो के विड्रॉल के बाद एक नई खेप असले की उनके हाथ लग गई है और यहाँ आने के बाद वो इम्बॉल्डन फील कर रहे थे कि जी जब टीटीए ने अमेरिका को अफ़गानिस्तान से निकलने पे मजबूर कर दिया तो निस्बतन पाकिस्तान तो एक मिड साइज़ ताकत है, हम अगर इसी वायलेंस का इस्तेमाल करेंगे तो हम इनके घुटने भी टेकेंगे और इनको भी मजबूर करेंगे सरेंडर की तरफ। ये रियासत हमारे सामने कंसीड कर जाएगी। अब इस बैकग्राउंड के तहत उन्होंने एक नई मैं समझता हूँ लहर को जन्म दिया और नई जंग का जो रुख है उसका आगाज़ कर दिया। बलूचिस्तान के अंदर भी मोर और लेस ये हुआ कि जो नेटो विड्रॉल था उसमें नई असले की खेप इन लोगों के हाथ में आई और उस असले की बुनियाद पर मेरे ख्याल में बलूचिस्तान में ये दावा शायद कभी नहीं हुआ था कि जंग ख़त्म हो गई है। वहाँ तो तसलसल के साथ चल रही थी, वक्तन फ़वक्तन हमले होते थे। आप इमरान खान साहब के आखिरी दिनों में भी अगर आपको याद हो, नोशकी और पंजगूर में फ्रंटियर कोर के बाकायदा कैंप्स पे इन्होंने बड़े ऑर्गेनाइज किस्म के हमले किए थे, तो वहाँ तो तसलसल से चल रहा था। ये ज़रूर हुआ है कि वहाँ पर इस तसलसल में जो रेशियो है अटैक्स का वो भी बढ़ा है और उसकी शायद लिथैलिटी भी थोड़ी सी बढ़ गई है। ख़ुदकुश हमलावर की एडिशन इसमें हो गई है। ख़वातीन में इन्होंने रेडिकलाइजेशन को ज़्यादा लेकर आ गए। अब ये आपके सामने जो चैलेंज है वो प्योर एक टेरर आउटफिट का है, जो पॉपुलेशन को टेरराइज़ करना चाहती है, उसको खौफज़दा करना चाहती है और उस खौफ की बुनियाद पे उसके जो असरात हैं वो सियासी क़यादत पे भी पड़ते हैं, समाजी जो लीडर्स होते हैं उन पे भी पड़ते हैं, सिविल सोसाइटी पे भी पड़ती हैं, जर्नलिस्ट पे भी पड़ते हैं। ऐसे खौफ के माहौल में अगर कोई ये समझता है कि आवारान से कोई जर्नलिस्ट बड़े ऑब्जेक्टिव होकर बात कर लेगा या कोयटा से कर लेगा या पंजगूर से या जोब से करेगा तो ये खुशफहमी का शिकार है। ज़ाहिर है आप पेरिफेरी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वहाँ पे इस तरह के जो टेरर आउटफिट्स हैं वो दनाते जब घूम रहे होते हैं, कत्ल व गारतगरी का बाज़ार उन्होंने
गर्म किया हुआ होता है। तो ऐसे में आपकी जो राय है ना, वो उस राय में भी ये खौफ का जो अंसर होता है, जो कि बड़ा फितरी है, उसका वो बड़ी रिफ्लेक्शन उसकी होती है। तो जब भी हम ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं बलूचिस्तान में, हमें ये चीज़ ज़रूर जहन में रखनी चाहिए कि उस की जो बुनियाद तज्ज़िये की या राय की होती है, अक्सर लोगों की उसमें, ये तमाम लोगों की मैं बात नहीं करूं, लेकिन अक्सर लोगों की उसमें ये फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है काकर साहब, एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक हम प्रोग्राम में शामिल करें, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद, हमारे साथ मौजूद है मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म और सीनियर सियासतदान जनाब अनवारुल्लाह काकड़ साहब। काकड़ साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आपने सियासी लीडरशिप की बात की, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अख्तर मेंगल साहब मुल्क के बड़े सीनियर सियासतदान हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं। अगर वो इस किस्म के बयानात जारी करें कि रियासत सरेंडर कर चुकी है, बलूचिस्तान में अब कोई रियासत की रिट कायम नहीं रही, तो फिर इससे तो उन दहशत गर्दों को या अलहदगी पसंदों को मज़ीद तक़वीत मिलती है। देखिए, मैं समझता हूँ अख्तर साहब की अपनी सियासत है, और अभी आपने उनके लिए लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया कि वो सीनियर सियासतदान है। लग रहा है कि ये सीनियरिटी के हुसूल तक उन्होंने शायद कोई बहुत ज़्यादा ना अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकें, ना अमूमी तौर पर पाकिस्तान का जो समाज है या बलूचिस्तान का समाज है उसमें कोई कंट्रीब्यूशन कर सकें। ये इनकी सियासत जितनी मैंने देखी है, ऑब्ज़र्व मैं कर रहा हूँ, वो जब कभी कोई इंसिडेंट होता है टेररिस्ट का, तो ये सामने आ जाते हैं और तवज्जो हटाने के लिए शोला बयानियों से काम रहे होते हैं। आजकल ट्विटर का भी बड़ा इस्तेमाल कर रहे होते हैं और बार बार रियासत को मूरद इल्ज़ाम भी ठहरा रहे होते हैं और रियासत को ही एक विलन कैरेक्टर के तौर पे पेश कर रहे होते हैं। और ये जितने टेररिस्ट हैं उनको मज़लूम और हीरो के अंदाज़ में इनडायरेक्टली या डायरेक्टली उनको सामने लाने की कोशिश कर रहे होते हैं। मैंने आज तक उनको ये नहीं देखा कि वो मकतूलों की आवाज़ बने हों। उनके लिए सिर्फ मकतूल वो लोग हैं जो मिलिटेंट्स हों, और इस जंग के दौरान अगर वो कहीं मारे जाएं तो वो उनको मकतूल नज़र आते हैं। देखिए, एक बुनियादी बात जिसमें फ़र्क है वो ये है कि मूसा खेल में बैठा हुआ शख्स जो बस के अंदर है और वो सफ़र कर रहा है, अपनी किसी अजीज़ की फातिहा पे आ रहा है, किसी की गमी खुशी में शिरकत के लिए आ रहा है, किसी मजदूरी के सिलसिले में आ रहा है, उसने अपनी जो चॉइस है उसको एक्सरसाइज नहीं किया कि उसने लड़ाई में जाना है। वो एक आम शहरी के तौर पे, अनआर्म्ड शहरी के तौर पे ये समझते हुए कि वो अपने मुल्क के एक और हिस्से में जा रहा है, और उसको चंद दहशतगर्द निकालते हैं और गोलियों से भून देते हैं। ये मकतूल भी है और मजलूम भी है। दूसरी तरफ शऊरी तौर पे वो एक ग्रोह में शामिल होते हैं, बंदूक उठाते हैं और ये फैसला करते हैं कि उन्होंने रियासत के ख़िलाफ़, रियासत के लोगों के ख़िलाफ़ लड़ना है, और उस लड़ाई में वो मारे जाते हैं। वो मकतूल तो हो सकते हैं, मजलूम नहीं हो सकते। ये मेरा अपना मानना है। लेकिन मौसूफ जो हैं उनको मजलूम और हीरो की तौर पे पेश करते हैं, और ये जो मकतूलीन जो दर हकीकत मजलूम है, इनके मुतालिक जो है ना, उनको साम सूझ जाता है, न उनकी ट्वीट सामने आती है, न वो कोई और बात ऐसी करते हैं। हम जैसे लोगों को या जो दूसरे लोग जो रियासत की हवाले से एक जस्टिस बेस आर्गूमेंट जनरेट करते हैं, हकीराना अंदाज में गुफ्तगू करते हैं, तकब्बुर के अंदाज में गुफ्तगू करते हैं, जैसे ये ब्लू ब्लडेड ये ब्राह्मण हैं और हम शूदर हैं। इस अंदाज की गुफ्तगू से ये समझते हैं कि ये जो राय आमा है उसको मिसलीड करेंगे। देखिए, कुछ लोगों के लिए तो शायद इसमें कोई अट्रैक्शन होगी, लेकिन जब आप लिबरल डेमोक्रेसी के भी चैम्पियन बनते हैं और सिविल सुपरमेसी की भी बात करते हैं, उसमें अख्तर मेंगल की हैसियत और अनवारुल्लाह काकड़ की हैसियत, जिसको वो मुझे बाज़ औक़ात शायद मेरा निक नेम अनु है, वो मुझे अनु अगर के नाम से भी पुकारते हैं, बचपन से मुझे घर में कहते हैं। तो अनु और अख्तर को अगर मैं अख्तरू ना कहूँ, मैं तो उनको, मुझे नहीं पता कि घर में कोई उनको अख्तरू कहता था या नहीं। उन दोनों की हैसियत एक जैसी है। अख्तर मेंगल साहब और अनवार की हैसियत में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। ख़ास फ़र्क नहीं बल्कि यकसां हैं। बिल्कुल, सियासी हुकूक भी हमारे यकसां हैं, माशी हुकूक भी हम यकसां हैं। हम दोनों इस मुल्क में कारोबार कर सकते हैं लेजिटिमेट, हम सियासत में हिस्सा ले सकते हैं, हम किसी शोबे से वाबस्ता हो सकते हैं।
किसी को हकीर जाना और मुतकब्बिराना अंदाज में अपने आप को सुप्रीम पेश करना, ये रवैया इब्लीसी है। इब्लीस ने भी ये कहा था कि ये कौन है, ये तो मट्टी से पैदा हुआ, मैं इसको सजदा करूँगा। ये एटीट्यूड वो वाला है। तो मेरी आज जाना से गुजारिश है, इस तरह की चीज़ों से ही इज़ नॉट पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, ही इज़ बिकमिंग पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। वो पॉलिटिकल डायलॉग के बहुत सारे लोग हमारे गुफ्तगू जी काकर साहब, पॉलिटिकल डायलॉग की बात भी अक्सर की जाती है। अभी मियां नवाज शरीफ साहब ने भी कहा कि सियासी हल तलाश किया जाना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ लोग ये सवाल उठाते हैं कि बलूचिस्तान के वो सरदार जो तवील अरसे तक खुद हुकूमतों का हिस्सा रहे, अख्तर मैंगल साहब हैं, सनाउल्लाह ज़हरी साहब हैं, रईसानी साहब हैं, फिर यार मोहम्मद अरिंद साहब हैं, ये सारे इक़्तिदार इनके पास रहा बलूचिस्तान में। इसलिए बाज़ लोग कहते हैं कि वहाँ पे अगर कोई एहसास महरूमी है, अगर डेवलपमेंट नहीं हुई, तो जिम्मेदार तो बलूचिस्तान के सरदार हैं। देखिए, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव इशू है। इसमें हमारी अंडर डेवलपमेंट, हमारी मुझ समेत हम लोगों का पॉलिटिकल रोल, हम लोगों का, बलूचिस्तान के लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है नॉन डेवलपमेंट में, वफाक का उसमें किरदार, ये तमाम फैक्टर्स मौजूद हैं। अगर मैं ये कहूँ कि नहीं जी हम दूध के धुले हुए हैं, बलूचिस्तान की पूरी सियासी क़यादत और पूरा का पूरा कसूर वफाक का या वफाक में बैठे हुए सियासतदानों का या इदारों में बैठे हुए लोगों का है, तो मेरे ख्याल में हम अपने लोगों के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ कि वफाक में बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई है, वफाक में भी बाज़ औक़ात माजी में नज़रअंदाज हुआ है, लेकिन उस नज़रअंदाज होने के बावजूद आप वायलेंस को रैशनलाइज़ नहीं कर सकते हैं, आप तशद्दुद को रैशनलाइज़ नहीं कर सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं वफाक ने जिन इलाकों का मैंने ज़िक्र किया, क्या राजनपुर को, क्या जो इज़ला उनके साथ हैं डेरा गाजी खान के, वो उनको कैलिफोर्निया का लाइफस्टाइल प्रोवाइड कर दिया, या गिलगित के साथ हमने क्या उनको हमने स्विट्ज़रलैंड के मवाफिक लाइफस्टाइल दे दिया है, या वज़ीरिस्तान में या मुख्तलिफ़ और भी अज़ला हैं। वो नज़रअंदाज नहीं होने चाहिए और बेहतर गवर्नेंस होनी चाहिए। वफाक में भी लोगों को अच्छा कंट्रीब्यूट करना चाहिए। जो बलूचिस्तान के पॉलिटिकल लोग हैं, प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है, उनको ओनरशिप लेके हमारे दो चैलेंजेस हैं। एक हम कहते हैं कि जी स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज कम है, दूसरा मिस मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स है, जितना मिलता है वो मिसमैनेज हो जाता है। तो मिस मैनेजमेंट तो हमारे पार्ट पे है, वो हमने ठीक करनी है। स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज को आज 100 मिल रहे हैं, कल 110 मिल जाएंगे, 6 महीने बाद 150 मिल जाएंगे, 200 मिल जाएंगे, आहिस्ते आहिस्ते बढ़ते जाएंगे। हल तो इस तरीके से होना है। ये तो हल नहीं है कि जी आप जत्थे खड़े कर दें, मजदूर कत्ल करने शुरू कर दें, सड़क नहीं बनी है तो हजाम मार देता हूँ, गैस नहीं आई है तो एफसी वाले को शहीद कर देता हूँ, हजाम को शहीद कर देता हूँ, टीचर शहीद कर देता हूँ। ये क्या रवैया और क्या तरीका है? और फिर उस पर तफाखुर करना, फ़ख्र के साथ उन क्लेम्स को एक्सेप्ट करना, प्रोपगेट करना। और बहुत सारे ऐसे ज़ुअमा और सियासी लोग हैं, जिनमें से एक साहब का भी आपने नाम लिया, वो उसको महरूमी से इस वहशियत को, इस वहशियाना रवैये को उससे जोड़ते हैं। मेरे ख्याल में वो उनसे बड़े मुजरिम हैं जो एक्चुअल परपिट्रेटर हैं। ये गलत तज्जिया करके जी गलत राय कायम करके जहन साजी करना लोगों का, ये बज़ाते ख़ुद मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा समाजी जुर्म है। काकर साहब, बलोच यकजहती कमेटी की भी कुछ अक्सर तकारीर सामने आती हैं जिसमें दो किस्म के रवैये इख्तियार किए जाते हैं। एक रवैया उर्दू में उनकी अगर स्पीचेस देखी जाएँ तो वो मुख्तलिफ होती हैं, अपनी ज़बान बलोची में हों तो बड़ी हार्श भी है, जारहाना भी है, और रियासत के ऊपर इल्ज़ामात की एक लंबी फहरिस्त भी उसमें दे दी जाती है। क्या आप समझते हैं कि इस किस्म के जो लोग वहाँ पे रियासत के ख़िलाफ़ पूरा एक बयानिया बना रहे हैं, उनको बात तो ये की जाती है कि गैर मुल्की इमदाद हासिल है, बैरूनी कुव्वतें हैं जो वहाँ पे बलूचिस्तान में मुदाखलत कर रही हैं, लेकिन रियासत ने भी खुल के तमाम चीज़ों को सामने नहीं रखा आवाम के सामने? देखिए, ये मैं आपके साथ ये एग्री करते हुए कि हमें बहुत एग्रेसिव होकर, ऑनेस्ट होकर, ईमानदारी के साथ इस इशू को हैंडल करना होगा और एड्रेस करना होगा। यकजहती कमेटी के हवाले से दोबारा उसको एक हेरोइक स्टेटस देने की कोशिश की जाती है। मैं देखिए, मेरा ज़ाती तौर पे मारंग से या उसके साथ जो अब बाकी बच्चियाँ हैं हमारी,
कोई दुश्मनी तो खुदा न ख्वास्ता नहीं है ना ज़ात की। ये बच्चियाँ क्या कर रही हैं? ये बच्चियाँ एक तो जेंडर के तौर पे वुमेन कार्ड को वेपनाइज करके सामने लाए हैं ये लोग। मुख्तलिफ दुनिया की जो इंसर्जेंसीज हैं ये उनका वतेरा रहा है। एक उनका मिलिटेंट विंग होता है, वो वायलेंस करता है, और एक विंग उन्होंने अपने एजेंडे को प्रमोट करने के लिए पीसफुल सामने रखते हैं, नॉन वायलेंट रखते हैं। क्यों? उसकी वजह यही होती है कि उनको अपनी पॉपुलेशन में भी और जिस पॉपुलेशन से वो उसको अपना एनिमी पॉपुलेशन समझते हैं, दोनों में बयानिए की जंग लड़नी होती है, अपने यहाँ फॉलोइंग पैदा करने के लिए और जो मुखालिफ है उसमें हमदर्दी पैदा करने के लिए और अपना मॉरल केस को सुपीरियर साबित करने के लिए। तो ये जो यकजहती कमेटी है वो एग्जैक्टली वो रोल और वो किरदार अदा कर रही है। मैं उनको मिलिटेंट्स का स्पोक्स पर्सन तो समझता हूँ, लेकिन वो ह्यूमन राइट्स के चैम्पियन नहीं है। एट बेस्ट आप उनको कह सकते हैं कि वो टेररिस्ट के कोलैबोरेटर्स हैं। क्यों मैं ये कह रहा हूँ? देखें, अगर वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन उनका मसला होता और बलूचिस्तान के जितने शहरी हैं उन शहरियों की हकूक़ वायलेट होते, वो उस पर आवाज़ उठाते, वॉइस रेज करते। इन मिलिटेंट्स के एलिज्ड जो वायलेशन है उस पर वो शद्दमत के साथ बोलते हैं। वहीं पर जब को सिटीजन्स जो है उनका राइट टू लाइफ, जो कि बेसिक 14 ह्यूमन राइट्स में से एक राइट है, राइट टू लाइफ। आप किसी की राइट टू लाइफ को अब्यूज़ नहीं कर सकते, आप किसी की ज़िंदगी कर्टेल नहीं कर सकते। ये यूनिवर्सल जुर्म है। इसके लिए दुनिया की अक्सरियत ममालिक में कैपिटल पनिशमेंट है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। ये सबसे कभी और गंदा अमल समझा जाता है। वो बेचारे जो मज़दूर, चाहे वो पंजाबी हों, सिंधी हों, वो बलोच हों जिनको मुखबर के नाम पे मारते हैं, या पश्तून मज़दूर हों, उनके लिए आवाज़ अगर वो इक्वली उठाती और रियासत के सामने इसी तरह का सिट इन करती, इसी तरह के धरने देती, इसी तरह लोगों के मजमे को इकट्ठा करती और रियासत से ये डिमांड करती कि जनाब इन परपिट्रेटर्स के ख़िलाफ़ आप कार्रवाई करें। अगर आप इन परपिट्रेटर्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करेंगे तो ऐसे ना हो कि मबादा कहीं पर कोलेट्रल डैमेज के तौर पे कहीं कोई मासूम लोगों की जानें ना चली जाएं, नुकसान ना हो जाए, तो आप मेहरबानी करके इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। मुझे कभी भी यह नज़र नहीं आया। लोग कहते हैं वो मजम्मत क्यों नहीं करते। मुझे मजम्मत नहीं चाहिए, मुझे नफ़रत चाहिए। आपको टेररिज्म से इक्वल हेट्रेट करना होगा। मुझे अगर ये जो जाफ़र एक्सप्रेस में मुसाफिर आ रहे थे, इसमें हर रंग के, नस्ल के, मज़हब के, सियासी रुझानात के लोग मौजूद थे। क्या उनको मद्देनज़र रखकर इन लोगों को निशाना बनाया गया या इनको शहीद किया गया? इन दहशतगर्दों ने सिर्फ उनका मकसद दहशत फैलाना था, खौफ फैलाना था, स्पेक्टेकुलर अटैक करना था। और जो ही ये होता है फिर उनके जो लोग अल्लाह के फजल से रेस्क्यू के बाद इनके जो अटैक करने वाले थे वो मारे गए, उनकी लाशों का एक प्रोसीजर था। डीएनए के ज़रिए उनकी आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करनी थी, फिर उनकी फैमिलीज़ को देखना था। क्या उन फैमिलीज़ में ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का मेरे ख्याल में एक मैंडेट है कि वो मॉनिटर करें कि किसी और में तो ये टेंडेंसीज़ तो नहीं मौजूद। आप इन तमाम को बालाए ताक रख कर बज़ोर बाजू गुंडागर्दी की सूरत में आते हैं, लाशें छीनने की कोशिश करते हैं, हस्पताल पे हमलावर होते हैं और फिर इसको आप लिंक करते हैं कि जी ये ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन है उसकी लिए हम वॉइस रेज कर रहे हैं। और फिर रियासत या हुकूमत को आप विलन के तौर पे पेश कर रहे हैं कि जी देखें लोगों की लाशों की बेहरमती। कोई एक तो ये टेररिस्ट थे, नॉन ऑपरेशन में एलिमिनेट हुए थे। ये रियासत का इख्तियार है कि ये डेड बॉडीज किस प्रोसीजर के बाद इनके लवाकिन को हवाले करना है या नहीं। ये कोई गुंडागर्दी से या बदमाशी से आके ज़बरदस्ती तो आपसे छीन नहीं सकता। और जब करे और आप उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करें फिर धरने शुरू हो जाएंगे जी नंगो नामूस पे उनके हमला हो गया। आप मुझे बताएं वो ख़वातीन जो अपने मर्दों के साथ बसों में आ रही थी और उनके मर्दों को उतार के
उनके सामने, उनमें 70 साल की औरत, 50 साल की औरत, मुख्तलिफ उम्र के लोग थे, उनके सामने उनके प्यारों को गोलियों से भून दिया रात के 3 बजे। उस वक्त किसी को औरतों की नामूस का ख्याल नहीं आया, या वो औरतें नहीं थी, या उनकी नामूस नहीं थी, या उनकी नंग नहीं थी। काकर साहब, हमें एक और कमर्शियल ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। पुनः में एक बार फिर खुशामदीद। काकर साहब, कुछ स्टेटमेंट्स मेरे सामने पड़ी हैं जिसमें कुछ अरकान असम्बली भी ये तकारीर करते हैं बलूचिस्तान असम्बली के अंदर, और ये कहते हैं कि बॉर्डर्स पे जो है वो बॉर्डर बंद करना बंद करो, बॉर्डर खोल दो, अगर तुम सारी फौज भी वहाँ पे लगा लोगे हम बॉर्डर को कबूल नहीं करेंगे। ये किस किस्म की सियासत है? दुनिया का कोई भी मुल्क हो वो अपने बॉर्डर्स को महफूज बनाता है, किसी की गैर कानूनी जो है वहाँ पे आना जाना उसके ऊपर आवाज़ उठती है, लोग कहते हैं नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ इस पे भी कहा जाता है कि बॉर्डर्स ओपन कर दिए जाएं। कितना कहूँगा मलिक साहब इसका कि ऐसे लोगों का रियासत के तस्वुर पे तो यकीन नहीं है, लेकिन जंगल के तस्वुर पे मुकम्मल यकीन है। ये जंगल चाहते हैं, और जंगल में ये माइट इज़ राइट चाहते हैं, ये रूल ऑफ लॉ नहीं चाहते हैं, ये अपने ख्वाहिशात और अपनी विम्स के मुताबिक ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं। जहाँ पे ये जंगल में क्या होता है कि जो निस्बतन कमज़ोर होता है उसको खाया जाता है। रियासत जो होती है वो वल्नरेबल क्लास को, कमज़ोर क्लास को प्रोटेक्ट कर रही होती है। इसी किस्म के भेड़िया सिफ्त एटीट्यूड से रियासत खैर का इस्तिखारा है, रियासत खैर का कलमा है, रियासत कवानीन को बनाती इसीलिए है, पार्लिमान इसके अंदर, अदल का निज़ाम इसके अंदर, जो इंतज़ामिया का निज़ाम इसके अंदर, ये है इसलिए कि सोशल ऑर्डर को कायम रखा जाए। और इस सोशल ऑर्डर में जो मैनेजमेंट ऑफ बॉर्डर्स है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंडेट और रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी रियासत की। दोनों जितनी रियासतें एक दूसरे के हमसाए में होती हैं, वो तमाम रियासतें एक दूसरे के बॉर्डर के तकद्दुस पे जंगें लड़ती हैं। अगर कोई उस तकद्दुस को पामाल करने की कोशिश करे, कोई अगर उसको क्रॉस करे, उसको एक्ट ऑफ वॉर के तौर पे डिक्लेयर कंसिडर किया जाता है। यहाँ पे बैठे बैठे इस तरह की एक बचगाना गुफ्तगू सामने आती है तो उसका क्या जवाब दिया जाए? काकर साहब, अगर हम बात करें बलूचिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल की, सोशल मीडिया पे बड़ी भरपूर कंपेन चलाई जाती है जिस पे बिल्कुल ये कहा जाता है कि शायद बलूचिस्तान हाथ से निकल चुका है। पूरा एक बयानिया बना दिया गया है सोशल मीडिया के ऊपर, जिससे आम आदमी के अंदर भी सवालात उठते हैं। आप निगरान वज़ीर-ए-आज़म भी रहे, बलूचिस्तान की सियासत में आपका बड़ा अहम किरदार भी रहा है। क्या लगता है आपको जो लहर, हालिया लहर है, इस पर कब तक काबू पाया जा सकेगा? और आप समझते हैं कि इस वक्त जो टेररिज्म के वाक़यात हैं इसकी आने वाले दिनों में, आने वाले माह में हम समझ सकते हैं कि रोकथाम हो सकेगी? देखिए जी, इसके मुतालिक मेरी राय नहीं, मुझे यकीन कामिल है कि इस पर हम काबू पा लेंगे। एक तो राय होती है, एक अंदाज़ा होता है, एक तज्जिया होता है। ये क्यों मैं ये कह रहा हूँ? देखिए, इनके जो सपोर्ट बेस है वो मुझे लग रहा है जो नॉन कैनेटिक है, जो कि तशद्दुद पे तो माइल नहीं है, लेकिन इनके एजेंडे के साथ 100% अमाहंग है, इनके साथ चल रहे हैं। मुझे वो 20, 25, 30 हज़ार के करीब लोग शायद आज दिन तक जो मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ वो इससे ज़्यादा नहीं है। जो असल में लड़ने वाले लोग हैं वो 3 से 4 हज़ार के बीच में होंगे, ये भी एक अंदाज़ा है मेरा। 24-25 करोड़ का मुल्क अगर 25,000 या 30,000 के लगभग हमायतियों के और जंगजुओं के साथ मिलाप के वो उसको तोड़ने की सलाहियत रखते हैं, तो मेरे ख्याल में फिर हमें इन्ना लिल्लाह पढ़ लेनी चाहिए। ऐसा कतन न होने जा रहा है, न हो सकता है। ये पॉलिटिकल रेट्रिक्स होती हैं जी, हमारे हाथ से केपी निकल गया, तो बलूचिस्तान MQM जब अपने पीक भी थी, कराची निकला हुआ था, फिर सिंधु देश के ज़माने में निकला हुआ था, फिर एक आज़ाद बलूचिस्तान का दौर गुजरा था उसमें वो निकला हुआ था। आजकल बलूचिस्तान का ये फैशन बन गया है। हम तो जब से मैं एटलीस्ट ग्रो कर रहा हूँ, पल रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, ये मुख्तलिफ एरिया की इस तरह की आवाज़ें मैं सुनता आ रहा हूँ, और अल्लाह के फजल से वो पाकिस्तान अपनी जगह पे कायम है, और फ़िलहाल तो आज से कुछ भी नहीं निकला। ये ज़रूर है कि आपके लिए एक कंसर्न है, एक संजीदा चैलेंज है, और इस चैलेंज को एक इफ़ेक्टिव
प्लान के तहत एग्जीक्यूट करना चाहिए। और हमारे लिए जो चैलेंज है वो ये है कि हम इस एनवायरनमेंट को जो इन्होंने क्रिएट कर दिया है, ये इसमें उन्होंने कोई हमसे ज़मीन तो नहीं ले ली है कि हमने जाके हमारे हाथ से निकल गया, 1 इंच किसी तहसील की नहीं गई है। इशू ये है कि एक एनवायरनमेंट इन्होंने क्रिएट कर दिया कि जी आप लूज़ कर रहे हैं रियासत को, आपने उस एनवायरनमेंट को रिट्रीव करना है। ये रिट्रीव करने में आपको 3 माह लगें, 6 माह लगें, वक़्त आयन तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन इस यकीन के साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि जोग्राफिया तब्दील करना जो है ना, वो इनकी ना कैपेसिटी है ना इनकी सलाहियत है। उसके लिए आपको पूरी टेरिटरी कंट्रोल करना पड़ती है, होल्ड करनी पड़ती है, पॉपुलेशन की मैनेजमेंट करनी पड़ती है, पॉपुलेशन को सर्विस डिलीवरी देनी पड़ती है। ये फिर मैं दोबारा वो कहूँगी, बचकाना सी गुफ्तगू है, ये मजाक नहीं चल रहा। सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि इस पूरी जंग में जो सबसे बड़ा मुतासरा फरीक है वो बलोच पॉपुलेशन है। बिल्कुल ठीक। किसी में ये ईमानदारी के तहत ये जुर्रत इखलाकी नहीं आ रही कि वो पूछ सकते। देखें जी, ये लोगों को 5000 वोट देते हैं तो उसका भी सवाल जवाब करते हैं। किसी में ये इखलाकी जुर्रत पैदा नहीं हो रही है कि वो खड़ा होकर पूछ सके कि यार ये लड़ाई तो आपने शुरू कर दी, जो लड़ने की या जीतने की, चल लड़ तो आप रहे हैं, जीतने की ना आप में सकत है ना आप में सलाहियत है, तो ये जो जवान इसमें ईंधन भर रहे हैं, जो मारे जा रहे हैं, आखिर इसकी अकाउंटेबिलिटी होगी नहीं होगी, इसका जवाब किसको देना पड़ेगा, किससे हम ये सवाल करें। सब खौफजदा होकर खामोश हैं। ये हमारे जितने बलोच इलाके हैं, मस्तुंग से लेके खुजदार तक, खुजदार से लेके हवारान तक, हवारान से लेके पंजगूर उस ग्वादर तक, इनका कारोबार तबाह हो चुका है, इनकी तालीम तबाह हो चुकी है, इनकी समाजी ज़िंदगी तबाह हो चुकी है इन मिलिटेंट आउटफिट्स की वजह से। और उसके बावजूद हमें जो है ना उस जिस शद्दोमत के साथ इनके ख़िलाफ़ एक राय आमा पे खुल के इजहार करना चाहिए, हमें नहीं नज़र आता वो बदकिस्मती से। बिल्कुल ठीक है। सेंटर अनवार काकड़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया पूरा में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था, काकड़ साहब से हमने तफसीली बात की टेररिज्म के हवाले से, बलूचिस्तान के मसले के हवाले से, और खैबर पख्तूनख्वा में जिस वक्त दहशतगर्दी की नई लहर है, इस पर बात की। इंशाअल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।